बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि राजनीति क्या है और राजनीति क्या नहीं है। एक सवाल भी किया था अपन ने, जो था कि क्या राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, या इससे अलग राजनीति का मतलब आप कुछ समझ पाए हैं। तो निसंदेह है आप राजनीति का मतलब उससे अलग समझ पाए हैं कि राजनीति केवल वो नहीं है जो राजनेता करते हैं। राजनीति में हर वो पहलू समाहित होता है जो कि राजनीति से संबंधित किसी भी विषय का हो, जो सरकार से संबंधित, सरकार के कानूनों से संबंधित किसी भी बात का हो, और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता हो। वो निर्णय जो सरकार के हमें प्रभावित करते हैं और हमारे वो क्रियाकलाप जो सरकार को प्रभावित करते हैं, सब कुछ राजनीति में आता है। आज हम पढ़ेंगे कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत को हम दो भागों में बांट लेते हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसी भी सरकार का शासन व्यवस्था का, और वो सरकार और शासन व्यवस्था कैसे बनती है और किस प्रकार कार्य करती है। दूसरा अपन अध्ययन करते हैं सरकार से जुड़े लोगों के व्यवहार और उनकी छानबीन। सरकार से जुड़े लोग जैसे कि राजनेता, जैसे कि नौकरशाह है, तो वो किस वक्त किस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, इस बात का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। दूसरा राजनीति विज्ञान है वो वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि तथ्यपूर्ण अध्ययन। यहाँ कोई भी बात काल्पनिक नहीं होती है, यहाँ कोई भी बात वर्णनात्मक नहीं होती है, यहाँ पर तथ्यों को देखा जाता है, यहाँ पर तथ्यों का संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, वो कहलाता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं राजनीतिक दर्शन की ओर। राजनीति दर्शन में हम पढ़ते हैं सरकार के उद्देश्य, कि जो सरकार हमारे देश में काम कर रही है उसकी क्या उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के उपाय क्या हैं, ये बातें हम राजनीति दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और एक और चीज़ जो हम अध्ययन करते हैं राजनीति दर्शन में, वो है विचार। किसके विचार? बहुत सारे राजनीतिक विचारक हुए हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक। प्लेटो, अरस्तु, शुक्र, मनु, कौटिल्य, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों का अध्ययन भी हम राजनीति दर्शन के अंतर्गत करते हैं। तो मोटे रूप से हम क्या पढ़ते हैं राजनीति सिद्धांत में? हम पढ़ते हैं विचार, विभिन्न विचारकों के विचार, नीतियाँ, वो नीतियाँ जिन पर कोई सरकार काम करती है, वो नीतियाँ जो एक शासन व्यवस्था बनाती है, तय करती है, लागू करती है, इन सब का अध्ययन हम राजनीति सिद्धांत में पढ़ते हैं। संविधानों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि संविधान बनाने के लिए किन किन मानकों को मद्देनजर रखना चाहिए, संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, और कौन से देश का संविधान किस तरह से संचालन कर रहा है शासन व्यवस्था का। ये सारी की सारी बातें राजनीति सिद्धांत समाहित कर लेता है। हम पढ़ते हैं राजनीति सिद्धांत में लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता, अधिकार, इस तरह की अवधारणाएं कि लोकतंत्र क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार नागरिक इनका उपभोग करते हैं, ये सारी की सारी बातें हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। अपने भी आगे आने वाले जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। और अपन अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में कानून का, कानून के राज का, हम अध्ययन करते हैं अधिकारों के बंटवारे का, हम अध्ययन करते हैं कानूनों की सार्थकता का, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी चीज़ों का। इन सब बातों का अध्ययन हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करना होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि कौन से कानून जो कि पूर्व में बने थे आज भी प्रासंगिक हैं, या फिर उनमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, या फिर उनको समाप्त कर देना चाहिए। आज बदलते समय के अनुसार कौन से नए कानून बनने चाहिए, किस प्रकार के कानून बनने चाहिए, कैसे उनको लागू किया जाना चाहिए, इन सारी की सारी बातों का जो जवाब हमें देता है वो है राजनीति सिद्धांत।
अगला अपना टॉपिक है कि क्या राजनीति सिद्धांत का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है। इस पर प्रश्न क्यों उठा कि राजनीति सिद्धांत का अध्ययन अब किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे विचारकों का मानना है कि आज लोकतंत्र एक बहुत आम सी बात हो गई है, हर कोई इससे परिचित है लोकतंत्र वाले शब्द से। विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, ये सब भी एक बहुत सामान्य सी बातें हो गई हैं जो कि सबको पता है। विश्व के लगभग सभी लोगों को इनसे परिचय मिल चुका है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, और वो प्राप्त भी हैं। तो फिर क्या जरूरत है अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की, क्या जरूरत है इन सब अवधारणाओं को बार बार पढ़ाए जाने की। तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले समानता की। राजनीतिक समानता हो सकता है कि हमें मिल गई हो, बेशक हमें मिल ही गई है, हम सबको वोट देने का अधिकार है। जब आप भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो आप भी वोट डालेंगे। चुनाव लड़ने की अगर हम निश्चित योग्यता रखते हैं जो कि हमारे संविधान ने निर्धारित की हैं, उन योग्यताओं को अगर हम पूरा करते हैं तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, जीते जाने पर वो सत्ता प्राप्त कर सकता है, यानी कि देश का आम से आम नागरिक प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें राजनीतिक समानता प्राप्त है। लेकिन हम बात करें अगर सामाजिक समानता की, जो कि हमारा संविधान देता है अनुच्छेद 15 के तहत कि धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये देखिए न्यूज़ जिसमें लिखा हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर में युवक बोले दलित महिला बना रही खाना नहीं खाएंगे। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हमें आईना दिखा रही है, ये हमारे समाज का चित्र बता रही है। आज भी हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे समाजों में ये व्यवस्था कायम है। आज भी जातिगत आधार पर भेदभाव होते हैं, आज भी दलितों के साथ शोषण होता है, आज भी दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। मतलब हमें सामाजिक समानता संविधान ने तो दी है, लेकिन सभी नागरिकों को ये प्राप्त नहीं हो पाई है। तो सभी नागरिकों को कैसे प्राप्त कराई जाए ये सामाजिक समानता, इस बात का जवाब हमें देता है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन। इसलिए प्रासंगिक है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन। फिर एक और बात, अवसरों की समानता, कि हम सबको अवसर प्राप्त हैं, समान अवसर हैं हमारे लिए। फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शिक्षा के अधिकार का। ये भी हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार हम सभी को प्राप्त है, मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया। लेकिन उन मूल अधिकारों में शामिल उस शिक्षा के अधिकार का इन बच्चों के लिए क्या मतलब है? जो बच्चे सुबह उठते ही मजदूरी पर चले जाते हैं, जो रात ढलते उस मजदूरी से मुक्ति पाते हैं, क्या उन बच्चों को हम दे पाए हैं वो शिक्षा का अधिकार? आज भी ऐसे वंचित वर्ग हैं, आज भी ऐसे तबके हैं जहाँ तक वो अधिकार नहीं पहुँच पाए हैं। तो उन तक वो अधिकार कैसे पहुँचाए जाएं, इस बात का जवाब हमें देगा राजनीति सिद्धांत का अध्ययन। एक और कारण से हम राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे कानून हैं जिनमें बदलावों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आजीविका का जो अधिकार था उसको जीवन के अधिकार में शामिल करना, जैसे कि सूचना का अधिकार हमें दिया गया, उस अधिकार की पुनर्व्याख्या, उस पर विचार विमर्श। तो इन सब बातों के लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आज भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन प्रासंगिक है, वो है बदलती दुनिया के लिए बदलते कानून। आज बदलती दुनिया, आज इंटरनेट का युग, आज ऑनलाइन का युग, आज हम यहाँ बैठे बैठे विश्व के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस अधिकार पर, जो हमारी ये सोशल नेटवर्किंग है, जो हमारा अपन इंटरनेट की दुनिया है, इस पर सरकार नियंत्रण ना लगाए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी नियंत्रण ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। ये हमारी महत्वाकांक्षा है, ये हमारी आशा है सरकार से। और फिर हम 24 घंटे में 25 सेल्फी फेसबुक पर अपलोड करते हैं, पूरे दिन ट्विटर पर टकाटक ज्ञान बांटते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि हमारे निजी डेटा लीक ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी कहीं और ना पहुंचे, कहीं भी उसका दुरुपयोग ना हो।
ऐसे में क्या करे सरकार? ऐसे में किस प्रकार के ऐसे कानून हो कि हमारी अपेक्षाओं पर भी वो खरे उतरें, कि हमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण भी महसूस ना हो, और सरकार ऐसा क्या काम करे कि वो रोक सके हमारी व्यक्तिगत जानकारी को दुरुपयोग होने से, वो रोक सके हमारे निजी डेटा को लीक होने से। तो कैसे बन सकते हैं ऐसे कानून, क्या हो सकते हैं ऐसे कानून? इन बात का जवाब हमें देता है राजनीति सिद्धांत। और जैसे कि हमें सुविधा मिली है इंटरनेट की, हमें सुविधा मिली है यहाँ बैठे विश्व के किसी भी कोने में जुड़ने की, वही सुविधा आतंकवादियों को भी मिली है, वही सुविधा डकैतों को भी मिली है, वही सुविधा चोरों को भी मिली है। तो कैसे सरकार हमारी सुरक्षा करे? उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्या सरकार को अधिकार दे देना चाहिए कि वो हमारे पर्सनल ईमेल में ताक झाँक कर सके, वो हमारे पर्सनल फेसबुक अकाउंट में ताक झाँक कर सके? क्या सरकार को अधिकार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो ऐसा क्या कानून होना चाहिए कि सरकार उन आतंकवादियों पर नियंत्रण भी कर सके, उनके सुराग पता लगाने के लिए कुछ अधिकार भी पा सके, और हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी हो सकें? तो इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने से ही, कि किस तरह के कानून इस बदलती दुनिया में, जहां आज़ादी की चाह वाली दुनिया है, किस तरह के कानून उपयुक्त होंगे और उनको किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि राजनीति सिद्धांत का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है, पूरी तरह प्रासंगिक है। अगला अपन टॉपिक लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का, कि हमने पढ़ तो लिया राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है और आज भी इसकी क्यों ज़रूरत है, ये बात हमने जान ली। अब हम इन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में व्यवहार में कैसे उतारें, कैसे वो बातें आएँ हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में, हमारी जीवन शैली में, हम उनको जान सकें, हम उनको समझ सकें और हम उनका उपयोग कर सकें अपने सामान्य जनजीवन में। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेती हूँ समानता का, कि क्या फ़र्क आएगा आपकी सोच में और आपके व्यवहार में जब अब समानता की अवधारणा को हम राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार समझ लेंगे। देखिए, समानता नाम से स्पष्ट है कि सबको समान अधिकार मिलें, सबको समान अवसर मिलें, समानता होनी चाहिए, बस हर जगह होनी चाहिए ना समानता, सबका समान स्तर, ना कोई ऊंची हो, ना कोई नीच हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, सब समान हो। कितना अच्छा होगा वो समाज जिसमें हम सब समान होंगे। ऐसा ही लगता है ना देखने पर कि समानता ऐसा ही कुछ होता होगा कि सबके लिए सब कुछ समान समान स्तर। ठीक है, एक बार के लिए अपन लागू कर देते हैं इस समानता को कि आज से, अभी से सब कुछ समान होगा, सबके लिए हर चीज़ समान है। अब आपकी एग्ज़ाम होती है, आपकी कॉपी चेक हो रही है, आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अब टीचर को पता चला है कि समानता तो लागू हो चुकी है, यानी कि अब मार्क्स भी सबके समान आने चाहिए। समानता मतलब तो समानता होती है भाई, यानी कि मार्क्स भी सबके समान आएंगे। एक तारीख है, आपके पिताजी की तनख्वाह आने वाली है, समानता लागू हो चुकी है। तो अब चपरासी से लेकर वैज्ञानिक तक सबकी सैलरी समान होगी, कोई ऊंच नीच नहीं, बिल्कुल पूर्ण समानता। कर दी हमने समानता लागू। अब क्या हो गया कल्याण? तो ये नहीं है समानता का मतलब। समानता कुछ असमानताओं को स्वीकार करने से ही हमारे व्यवहार में आती है। देखिए कैसे, एक और उदाहरण लेते हैं अपन। आप किसी दुकान में सामान लेने गए हैं और आप लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। अभी आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो आप लाइन में लगे हुए हैं। कोई आदमी आता है पीछे से, फटाफट लाइन तोड़ के दुकान में घुसता है, उसको वापस पीछे भेज दिया जाता है। हाँ, आपको अच्छा लगता है, ठीक है भाई, सबके साथ समान व्यवहार, समानता है। लेकिन अगर मान लो वो व्यक्ति नहीं वापस जाता है और सामान लेके चला जाता है, उसको सामान दे दिया जाता है और आपसे बाद में आने के बाद भी वो आपसे बहुत पहले चला जाता है, क्या होगा वहाँ पर? बहुत बुरा लगेगा हमें, एक कुढ़न सी होगी अंदर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर असमान व्यवहार का प्रदर्शन हुआ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि समानता लागू होनी चाहिए। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति की जगह कोई बेहद बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं और उनकी अवस्था को देखते हुए उनको आगे जाने दिया जाता है। वो आपसे बहुत बाद में आए हैं, फिर भी उनको सामान देकर आपसे बहुत पहले रवाना कर दिया जाता है। क्या अब भी आपको उतना ही बुरा लगेगा? क्या अब भी आपके मन में कुढ़न होगी? नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो इस तरह है, परिस्थितिवश हम समानता के साथ स्वीकार कर लेते हैं असमानता को, और जब हम उस परिस्थितियों की मांग के अनुसार, हम समय की मांग के अनुसार, अवस्था की मांग के अनुसार उस असमानता को स्वीकार करके फिर समानता की बात करेंगे, तो हम व्यवहार में लागू करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को। देखिए, इस चित्र से समझाती हूँ मैं आपको समानता की बात। यहाँ देखिए, सभी व्यक्तियों को समान अवसर दे दिए गए, लेकिन उसका फायदा कहाँ हो रहा है? यहाँ देखिए, भले ही असमान अवसर दिए हैं, लेकिन स्तर सबका समान हो गया। तो असमानता को स्वीकार करके समानता की बात करना, यानी कि हम व्यवहार में उतार पा रहे हैं अब राजनीतिक सिद्धांतों को। और ऐसे ही लागू होती है बात स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता पर बंधन कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाता है, और इसका विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे अपने आगामी जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर। एक और बात जो समझनी आवश्यक है कि यहाँ जो अपनी परिभाषाएं हैं स्वतंत्रता की, समानता की, नागरिकता की, उनको एज इट इज़ लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारी परिभाषाओं का ताल्लुकात किसी वस्तु से नहीं है, तो फिर किससे है? मनुष्यों के साथ आपसी संबंधों से है। और मनुष्यों का व्यवहार परिवर्तनशील है, मनुष्यों का व्यवहार बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार, देश काल के अनुसार। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि आप गणित में पढ़ते हैं वर्ग की परिभाषा, बहुत छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्ग की परिभाषा स्क्वायर, क्या होती है वर्ग की परिभाषा? कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। जी बिल्कुल, वर्ग कहलाता है। आप ये परिभाषा चाहे हिंदुस्तान में पढ़ें, चाहे पाकिस्तान में पढ़ें, चाहे अमेरिका में पढ़ें, चाहे चाइना में पढ़ें, वर्ग तो वर्ग रहेगा। वर्ग तो वही होगा जिसके चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण हो। लेकिन यहाँ राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं बदल जाती हैं। जैसे कि स्वतंत्रता की बात, हमारे भारतीय संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम हमारे देश के किसी भी कोने में जाकर घूम फिर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता प्रत्येक देश अपने नागरिक को दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो बदल गई ना परिभाषाएं। इसलिए इन बातों को स्वीकार करते हुए हम व्यवहार में उतार सकते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को। अगला अपना टॉपिक आता है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। बेशक हमें क्यों पढ़ने चाहिए राजनीतिक सिद्धांत। देखिए, आप आगे चलकर कोई राजनेता बन सकते हैं, आप आगे चलकर नौकर साहब बन सकते हैं, या फिर आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करवाने वाले टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। लेकिन आप कहें कि नहीं बनना हमें तो इनमें से कुछ भी, आपको राजनेता भी नहीं बनना, आपको नौकर साहब भी नहीं बनना, ना आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाला कोई टीचर या प्रोफेसर बनना है, तो फिर भी क्यों जरूरी है राजनीति सिद्धांत पढ़ना? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चाहे राजनेता बने या ना बने, आप चाहे प्रोफेसर बने या ना बने, लेकिन आप इस देश के वोटर जरूर बनेंगे, आप इस देश के मतदाता जरूर बनेंगे जब आप 18 साल की आयु पूर्ण कर लेंगे। और जब हम राजनीति सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो हम एक तर्कशील मतदाता बन पाते हैं। तर्कशील मतदाता का क्या मतलब होता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो मतलब बताऊंगी कि तर्कशील मतदाता ना होने का क्या मतलब है। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और जब चुनाव आते हैं पास में, तो कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव के लिए खड़ा होता है, चाहे वो सरपंच के पद के लिए हो या एमएलए के पद के लिए, एमपी के पद के लिए, वो वोट मांगने आता है। आपके दादाजी बैठे हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा, उनसे वो क्या कहेगा? वो उनसे कहेगा, काका जी थारी जाति को हूँ, वोट मन नहीं दे जो। हाँ बिल्कुल, काका जी क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है भाई, वोट तो आपकी जाति का आदमी नहीं देना चाहिए, है ना? और वोट दे देते हैं काका जी। इसी आधार पर तो दिया जाता है वोट। उसमें उनकी गलती भी नहीं है। उन्हें क्या पता कि उनके मत का कितना मूल्य है, उन्हें क्या पता कि वो मत देने के बाद जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को पद पर बिठा रहे हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, उससे हमें क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं जो हम उससे मांग सकते हैं, जो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो आप ये जान लेते हैं कि जाति आधार पर वोट ना देकर आपको वोट देना चाहिए देश के विकास के प्रश्न पर, अपने क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर। आप ये जान लेते हैं कि जिस उम्मीदवार को आप वोट देते हैं वो कितना योग्य है, उसके घोषणा पत्र को, उसके वादों को आप तर्क की कसौटी पर कस लेते हैं। इसलिए आवश्यक है राजनीति सिद्धांत का अध्ययन।
एक और बात, शिक्षित और सचेत नागरिक मतलब जनाभिमुख राजनेता। इसको भी अपन समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए कि आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में कोई संगीतकार है, उसका शो होने वाला है, बहुत बड़ा संगीतकार है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी प्रस्तुति देता है। वो प्रस्तुति दे रहा है स्टेज पर, बहुत अच्छे वाद्य यंत्र सजा रखे हैं उसने, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संचालित करने वाले बहुत अच्छे और टैलेंटेड प्रतिभावान व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया शो चल रहा है, शानदार। वो एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा है और दे ही रहा है बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति। लेकिन जो ऑडियंस है वो मुंह फुला के बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं, ना वो तालियां बजा रही है, ना वो उसको प्रोत्साहित कर रही है। यकीन मानिए, बड़े से बड़े संगीतकार का भी आत्मविश्वास वहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसके फिर जो संगीतकार के जो अपन कहें कि प्रदर्शन करने का जो स्तर है, उसका जो प्रोग्राम देने का जो स्तर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो किसी तरह उस काम को ख़त्म करके वहाँ से जाना चाहेगा। लेकिन वहीं उस ऑडियंस की कल्पना कीजिए कि वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहाँ बढ़िया शोर मच रहा है, वाह वाह की आवाज़ें आ रही हैं, वंस मोर के नारे लग रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस में अपने आप एक कहें कि अपन चढ़ाव आ जाएगा, अपने आप एक स्तर, बहुत उच्च स्तर आ जाएगा और उसको भी मज़ा आएगा वहाँ पर अपना प्रदर्शन करके और सुनने वाले को भी एक आनंद आएगा। ऐसा ही होता है राजनेता के मामले में भी। अगर सामने जनता जागरूक हो, अगर सामने जनता इस बात से वाकिफ़ हो कि उसके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और वो बार बार अपनी समस्याओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी अपेक्षाओं से अपने राजनेता को रूबरू करवाती है, तो निसंदेह वहाँ का राजनेता जनाभिमुख होगा, सक्रिय होगा और उन मतदाताओं का जिन्होंने उसको चुनकर वहाँ भेजा है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। इसलिए आवश्यक है हमें राजनीति सिद्धांत का अध्ययन। राजनीतिक चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं, हम अपने विचारों को परिष्कृत कर पाते हैं, हम अपने विचारों में उदार हो पाते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करके हम ये जान पाते हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम जान पाते हैं कि जब हम कहीं काम करने जाते हैं, वहाँ हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वहाँ हमें चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वहाँ हमें ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी भी मिलनी चाहिए, वहाँ हमारी हर साल महंगाई के अनुपात में थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो अब कल्पना कीजिए उस नौकरानी की जो आपके घर पे काम करने आती है। फिर क्यों हम मुंह बिदका लेते हैं जब वो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करती है। यहाँ हम ये जानें कि ये सारी सुविधाएं, ये सारे अधिकार हमें संविधान देता है, ना कि हम उस नौकरानी को दे रहे हैं। जिस तरह आपका अधिकार है छुट्टी लेना, उसी तरह उस नौकरानी का भी अधिकार है। तो जैसे ही आप राजनीति सिद्धांत का अध्ययन कर लेते हैं, इन अधिकारों को जान लेते हैं, आप अपने विचारों को उदार बना पाते हैं, आप अपने विचारों का परीक्षण कर पाते हैं कि ये तो हम गलत व्यवहार कर रहे थे। एक और चीज़ जो हमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए और प्रेरित करती है, वो ये है कि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर पाते हैं। हम सरकार के बारे में जान पाते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में जान पाते हैं, सिद्धांतों के बारे में जान पाते हैं। विभिन्न विचारकों को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि किन किन वर्गों में, किन किन सोसाइटी में, किन किन समाजों में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रचलित थी, क्या उसके कहें कि अपन रिजल्ट आए थे और कहाँ वो अच्छे साबित हुए, कहाँ वो बुरे साबित हुए। और इन जानकारियों के साथ निसंदेह हमारे विचारों में एक विकसित स्तर आ जाता है। जब भी हम किसी के साथ बहस करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो वो स्तर, वो हमारे उच्च विचारों का स्तर वहाँ प्रकट होता है। वहाँ पता चलता है हमारी बुद्धि की तर्कशीलता का, जो आज के संचार के वैश्विक युग में आवश्यक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना। और अब हम लेते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि क्या लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। इसका आंसर कीजिए, आप सोचिए, समझिए और लिखिए कि क्या सफल लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र सफल हो, जनता का शासन सही ढंग से लागू हो सके, जनता की चुनी हुई सरकार जनता की महत्वाकांक्षाओं पर खरी उतरे, उसके लिए कितना आवश्यक है नागरिकों का जागरूक होना। दूसरा प्रश्न, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस बारे में भी आप लिखिए। और इसी के साथ अपना ये पहला पाठ राजनीति विज्ञान के खंड 2 की पुस्तक का राजनीति सिद्धांत एक परिचय समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन लेंगे सामाजिक न्याय। धन्यवाद।